अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? मुझे कुछ बता दें, मैं पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हाँ, हमने कॉस्ट सेंटर से प्रॉफिट सेंटर से क्वेश्चंस किए थे एंड आई होप कि आप सबने वो क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए होंगे और आप लोगों को कोई मसला नहीं हुआ होगा और आपने जो है उसके जो 2 क्वेश्चंस जो हैं यार इस तरह की अच्छी-अच्छी बातें जो है ना हमें तो वीडियो में करनी चाहिए। ऐसे, एक सेकंड, हो जा। हाँ, ओए कितना नहीं। ओके जी, सो पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने सबने वो जो क्वेश्चंस हैं सारे कर लिए होंगे और अब आप लोग बिल्कुल ही जो है वो एक्साइटेड बैठे हुए होंगे कि जी हमने सारी असाइनमेंट माशाल्लाह कर दी है। एक क्वेश्चन ऐसा हमें नहीं मिला जो हम ना कर पाए हों और कैलकुलेशंस तो यूँ हो गई सारी की सारी और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों ने शायद कर लिया होगा, जो असल में हैं तो 14 मार्क्स के लेकिन करने आपको 12 मार्क्स के नहीं। मकसद उसके पार्ट बी को देखें, पहले 2 क्वेश्चंस के पार्ट बी को देखें, तो वो हैं 14 मार्क्स के लेकिन आपने उसको काट के आपने उसको 12 मार्क का करना है। तो अ, अगर आपको उनमें से किसी क्वेश्चन में कोई मसला आ रहा है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन सबमिशन जो है वो मंडे को आपने देनी है मुझे, तो इसको प्लीज़ कर लीजिएगा। जो टेस्ट आप लोगों का अक्टूबर का आएगा, सही है? अक्टूबर टेस्ट जो होगा, वो कैलकुलेशंस में से ही होगा। यानी अब आपकी कैलकुलेशंस जो है वो इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल या आप फाइनेंस में से आप इसको कर रहे हैं तो फाइनेंस में से आपका टेस्ट होगा यूनिट 5 पे से और कैलकुलेशन बेस्ड होगा। सही है? यानी कि कैलकुलेशन भी आएगी और जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है 12 मार्क वाला, वो भी आएगा। सही है? केस स्टडी होगी, जैसे अभी लास्ट टाइम केस स्टडी आई थी, 10 मार्क का क्वेश्चन आया था। अब केस स्टडी आएगी, या तो बजटिंग का क्वेश्चन होगा, या इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल का क्वेश्चन होगा, या आपका कॉस्टिंग का क्वेश्चन होगा। आई एम प्रीटी मच कंसर्न्ड अबाउट कॉस्टिंग का क्वेश्चन। ठीक है? तो वो इंशाल्लाह आप मकसद ये 3 टॉपिक्स हैं जो आपके अक्टूबर टेस्ट में आएँगे, यानी कि अब जो टेस्ट आने वाला है, सही है? अक्टूबर में जो आपका टेस्ट होगा, वो 18 मार्क का होगा, 18 मार्क्स का होगा, सही है? 18 मार्क्स का क्यों होगा? क्योंकि 12 मार्क का उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा और 6 मार्क का उसमें आपकी कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है? मेक सेंस? तो ये चीज़ हमारे पास है। अच्छा जी, अब सिंस आप लोगों को मेरा नहीं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है वो कॉस्ट और प्रॉफिट सेंटर्स के बारे में जो बात है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ज़रा थोड़े-से उसके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में बात कर लेते हैं और देन हम लोग जो है अगले टॉपिक पे चले जाएँगे। ठीक है? ऐसे छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं बस, क्योंकि कैलकुलेशंस से रिलेटेड है, तो कैलकुलेशंस अगर आपने कर ली होंगी, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपने कैलकुलेशंस नहीं की हैं, तो ये चीज़ एकदम से सम अप हो जाएगी और आपको आएगा कुछ नहीं और टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है? सो एनी अगर कुछ कैलकुलेशन में कोई मसला है, तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए अभी और अदरवाइज़ क्या कर सकते हैं? तो आई एम जस्ट गिविंग यू लाइक 2-3 मिनट्स जस्ट टू लुक इंटू इट। ये पता है इस तरह का सन्नाटा जो आता है ना, ये उस वक़्त आता है जब आपने देखा नहीं, सही है? और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप लोगों में से कोई भी नहीं देखेगा। हा, हा, हा। तो अब बल्ली आप लोगों के सर पे आ गई।
नहीं है? ओके, चलो अच्छी बात। फाइन जी। सो अब हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने बात कर ली है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स की बात कर रहे हैं। तो अब ज़रा इसके कुछ थोड़े से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बात कर लेते हैं कि जी कॉस्ट सेंटर्स के क्या फ़ायदे होते हैं और कॉस्ट सेंटर्स और प्रॉफिट सेंटर्स के रखने होने के। और सर अगर आप किसी भी ऑपरेशन को कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट सेंटर के बिहाफ़ पे अगर आप करना शुरू करें, तो क्या फ़ायदा होगा? पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि इनको रखने से कुछ बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से होते हैं? ठीक है? तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। देन हमारे पास जो है क्योंकि हम लोगों ने फाइनेंस के अंदर हम लोगों ने असल में 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। बजटिंग पढ़ना है, जो हो गया है। कॉस्ट सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स अभी चल रहा है। इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल हमने पढ़ा है लेकिन यहाँ नहीं पढ़ा, हम लोगों ने यूनिट 6 में पढ़ा, ठीक है? एंड देन वी बेसिकली हैव द रेशियो एनालिसिस, ठीक है? और ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो लिविंग ऑन द एज चल रही है, सही है? तो अब देयरफॉर ये जो आपका जो है ये जो मेरी कम बंद हो रही है, ये बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल है एंड देन दिस इज़ द रेशियो एनालिसिस और आखिर में ठेंगा इज़ बेसिकली द डेप्रिसिएशन इंतहाई को बचकाना लेवल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? 1 या 2 दफ़ा उसकी कैलकुलेशन नहीं हुई, बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं होती उसमें। अब पॉइंट ये है कि हम लोग ये अभी बात कंप्लीट करके वी बेसिकली मूव ऑन टू द रेशियो एनालिसिस थिंग और अगर रेशियो एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो जाता है, जो कि मुझे लग किस तरह से रहा है कि मेरा ख्याल है ये नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा फाइनेंस यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये मकसद कहने का ये है कि यूनिट 6 जो था, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। अब यूनिट्स बहुत तेज़ी से कंप्लीट होंगे, तो खुदा का खौफ करें, पढ़ना शुरू करें, ठीक है? तो चलिए जी, अब हम भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओके, सो जो पॉइंट है, वो ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स के होने से कंपनीज़ को क्या फ़ायदा होता है या क्यों कंपनीज़ को कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स रखने चाहिए, ठीक है ना? अब उसके लिहाज से अगर हम बात करना शुरू करें तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको बिज़नेसेस जो हैं वो इंटरैक्ट करवाते हैं कि यार अगर ये चीज़ हो जाए ओ दैट हैव बीन अ ग्रेट थिंग फॉर देम, सही है? लेकिन बाय द टाइम दे बेसिकली एक्चुअली आर यूजिंग इट, सो उससे होता ये है कि काम इतने अच्छे तरीके से होता नहीं है एंड मसले जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं ड्रिंक दा डिश, सही। सो वंस अपॉन अ टाइम हम लोग वेरिएंस पढ़ रहे थे, बजटिंग पढ़ रहे थे इसके अंदर, ठीक है? इफ यू कैन अंडरस्टैंड, इफ यू रिमेंबर। तो आज हम लोग आगे जा रहे हैं और आज हमारी तारीख है, कितनी तारीख है भाई आज? 15। ठीक है जी। तो हम लोगों ने अब यूजर्स के बारे में बात कर ली है या जो आपके पास बिजनेसेस जो है वो इसके लिहाज से काम कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो पहले आप जरा एडवांटेजेस के लिहाज से बात कर लेते हैं। सही, एडवांटेजेस ऑफ हैविंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट।
ठीक है। अच्छा जी, पहली चीज़ फर्स्ट एंड फर्स्ट जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस के लिहाज से, तो जब आप अपने बहुत बड़े बिज़नेस को या सारे बिज़नेस को आप डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स और प्रॉफिट सेंटर्स में आप करना शुरू करते हैं, तो आपको बजटिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है? तो अब ये चीज़ ज़हन में रखो कि जब कभी भी हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बजटिंग की, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में भी बात की हुई है, जब ये इससे कनेक्टेड भी है। तो कॉस्ट सेंटर्स और प्रॉफिट सेंटर्स के अंदर आपको ये पता चल जाता है कि यार कहाँ पर मुझे इंक्रीमेंटल बजटिंग देनी है, कहाँ पर मुझे फ्लेक्सिबल बजटिंग देनी है, कहाँ मुझे ऑब्जेक्टिव बेस्ड देनी है, कहाँ मुझे ज़ीरो बजटिंग करनी है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पास डिफरेंट एरियाज़ के अंदर आप हर एक ऑपरेशन को एड्रेस कर रहे होते हैं। लेट इट बी द मार्केटिंग ऑपरेशन, लेट इट बी द एचआर ऑपरेशन, लेट इट बी द फाइनेंस ऑपरेशन, कुड बी एनीथिंग। तो उससे पता चलता है कि कौन-सा काम आपका ज़्यादा फेवरेबल है। और यही चीज़ आगे चल के आती है कि कौन सी एक्टिविटी यानी कौन सा प्रोडक्ट जो है, आमतौर पे प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं ताकि उनको कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स देखते हैं। जैसे ये कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स जो है ये आपका बॉस्टन मैट्रिक्स के साथ अटैच किया जाता है। सही है? वो बचपन वाला कुत्ते बिल्ली वाला जो था, कैश काउ, स्टार और कुत्ता और प्रॉब्लम चाइल्ड वाली जो चीज़ थी, उसके साथ कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स को भी ऐड किया जाता है कि यार ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है ना? कंट्रीब्यूशन से पॉजिटिव आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका किस तरह से एलोकेशन करनी है, आईआर सक्सेसफुल है या नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस को समझ आती हैं कि ये अकेला मॉडल मार्केटिंग का है, ये एक फाइनेंस का मॉडल है। यानी बॉस्टन मैट्रिक्स जो है वो मार्केटिंग का है और कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर्स कॉन्सेप्ट जो है वो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है। इन दोनों को इम्बेड किया जाएगा। सो बॉस्टन मैट्रिक्स में इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी आपको, और इसकी एप्लीकेशन आपको वहां पे नजर आएगी कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स की, कि हर प्रोडक्ट प्रॉब्लम चाइल्ड है वो अलग कॉस्ट सेंटर होगा, सही, कैश काउ है वो अलग कॉस्ट सेंटर होगा। अब कैश काउस के दरमियान कंपैरिजन स्टार्ट हो, ठीक है ना? अब कैश काउ हमने तो बॉस्टन मैट्रिक्स में बात की थी ना, कैश काउ इज अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट और बड़ा इजी कंटिन्यूएशन होती है, मैच्योर मार्केट में होता है, ब्ला ब्ला। स्टार इज बेसिकली अ प्रोडक्ट जिसमें मार्केट शेयर ज्यादा है और उसकी ग्रोथ ज्यादा है, मार्केट की ग्रोथ ज्यादा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सब इंटर स्टार कंपैरिजन, सही, इंटरस्टेलर चल रही है, ठीक है। इंटरगैलेक्टिक अगर आपने कंपैरिजन करनी है, यानी कि कैश काउस आपके पास 3 से ज्यादा हैं, ठीक है, या एक से ज्यादा है, अब आपने इनके दरमियान कंपैरिजन करना है, हु इज डूइंग बेटर। तो अब विद इन कैश काउ ये कंपैरिजन करना कि हु इज डूइंग बेटर, या किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, या किसके काम को आगे लेके जाने हैं, किसकी चीज को हम लोगों ने ढूंढना है कि दिस वाज बेसिकली द सक्सेस रूटीन बेसिकली वी हैव। तो उसके लिए कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर्स चलते हैं। तो करते क्या है, दोनों के दोनों कैश काउज या जितने भी कैश काउज होते हैं या स्टार्स होते हैं, सबको अलहदा अलहदा कॉस्ट और प्रॉफिट सेंटर बना दिया जाता है। डेफिनेटली दे आर नॉट कॉस्ट सेंटर्स, दे बेसिकली आर द प्रॉफिट सेंटर्स। लेकिन अगेन फिर देखा जाता है कौन ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, क्यों कमा रहा है, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस कुड बी पॉसिबल। कि हमारे पास पोर्टफोलियो के अंदर देखो, अच्छी प्रैक्टिस तो कहीं से भी आ सकती है ना। अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है क्लास के अंदर वो पढ़ता अच्छा नहीं, सही है, लेकिन उसकी आदत है कि वो हर काम में वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, अच्छी आदत है उसकी। तो यार ये अच्छी प्रैक्टिस है ना, फॉलो करना चाहिए। दूसरा एक बच्चा है जो कि बहुत अच्छा पढ़ता है लेकिन झूठ बोलता है, पढ़ता बहुत अच्छा है लेकिन झूठ बोलता है। तो अब इसका मतलब ये कि जो अच्छा पढ़ता है उसकी जरूरी नहीं हर चीज फॉलो की जाए, और जो बुरा पढ़ता है उसकी ये जरूरी नहीं कि उसकी हर चीज ही बुरी, उसकी हो सकता है कोई चीज अच्छी हो सकती है, कोई प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है। ठीक है। सो व्हाट वी कैन लर्न थ्रू दिस थिंग इज के जब आप कॉस्ट सेंटर्स और प्रॉफिट सेंटर्स बनाते हैं, रिगार्डलेस कि बॉस्टन मैट्रिक्स में वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो डॉग है, वो कैश काउ है, प्रॉब्लम चाइल्ड है, स्टार है, कुछ भी हो सकता है। वो उसकी कोई एक प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है, जो कि प्रैक्टिस उस अच्छी प्रैक्टिस को हम कहीं और अप्लाई कर सकते हैं। किसी इंतहाई अच्छे पोर्टफोलियो प्रोडक्ट की कोई ऐसी प्रैक्टिस हो सकती है जो बुरी प्रैक्टिस कंसिडर की जा रही हो, जिससे लगता हो यार ये प्रैक्टिस अगर हम लोग ना करें, या ये रूटीन एक्टिविटी हम ना करें, या इस काम को हम बेहतर तरीके से हैंडल कर लें, मतलब लीडरशिप स्टाइल, मतलब एक सेकेंड, एक सेकंड जरूर रुक जाइए क्योंकि एएस का एक बच्चा है अभी, 2 टाइम्स। जी, क्यों लेट आए? अब
15 मिनट है आपके पास? 45 पे खत्म हो रहा है। 5 क्वेश्चन करें, बैठे करें 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 करें, ट्राई मारें। अच्छा जी, सो अब इसका आई एम बैक, ठीक है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि जब कभी हमारे पास एक बिजनेस के लिहाज से अगर हम बात कर रहे हो, तो अच्छी प्रैक्टिसेस कहीं से भी आ सकती हैं, और यही वो रीजन है जो कि कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है। कंपनी हर जगह से अच्छी अच्छी चीजें ढूंढती है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैनेजर, भले उसका एक, सोचो एक प्रोडक्ट मैनेजर है, ठीक है। अब प्रोडक्ट उसके हाथ में है और वो प्रोडक्ट चला रहा है, लेकिन प्रोडक्ट इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम चाइल्ड। तो मुसलसल जा जाके बोल रहा होगा मैनेजमेंट को कि सर जी मेरे प्रॉब्लम चाइल्ड प्रोडक्ट है, सर काइंडली इस प्रोडक्ट को जो है ना आप अपॉर्चुनिटी दे, देखें भाई कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। लेकिन कंपनी का फोकस अभी नहीं है इस चीज पे। कंपनी कहती है किसी और प्रोडक्ट के ऊपर अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं, या एक डॉग प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज्यादा लो मार्केट शेयर और ग्रोथ के अंदर बैठा हुआ है, उसका मैनेजर तो वैसे ही डिमोटिवेटेड बैठा होगा, यार अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसको बेच ही देना है। लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिसेस को, अगर उसकी कोई अच्छी प्रैक्टिस को कंपनी में अप्लाई किया जाए, यार तुम प्रोडक्ट तुम्हारा डॉग जरूर है क्योंकि मार्केट कंडीशंस के ऐसे, यार तुम लेकिन ये हरकत जो तुम कर रहे हो ना, बड़ी आला हरकत है, यार हम चाहते हैं कंपनी में ये वाली हरकत को इस्तेमाल करें, दैट कैन बी इजीली डन। तो अब वो वहां से एकदम से खुश भी होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगेन बात फिर वही आ रही है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बात की हुई है कि ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं कि आया इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमने चलाना है, इसको बंद करना है, इसको कहीं इसकी और को देना है, तो ये कोई 1 या 2 महीने की कहानी नहीं होती। दैट इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ठीक है। और उस स्ट्रेटेजिक डिसीजन को हैंडल करना या उस चीज को कवर अप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर और फॉर द टीम एज वेल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स आपको यहाँ पर भी मदद देते हैं। तो ये जो बेंचमार्किंग का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, सही है। बेंचमार्किंग का बेसिक मतलब ये होता है कि आपने उसको एक आइडियल परफॉर्मेंस लेवल आप सेट कर देते हैं। भाई देखो दुनिया में ऐसे काम भी होता है, जैसे हम लोगों ने, मुसलमानों ने, हम लोगों ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जो है ना हमने बेंचमार्क किया हुआ। सहाबा कराम की जिंदगी को हम लोगों ने हमने बेंचमार्क किया हुआ। क्यों किया है? बंदे मतलब बेस्ट पीपल अराउंड, उनको उनको फॉलो करना शुरू कर दो, इंशाल्लाह फाका होगा। भाई हमसे तो बेहतर ही थे ना यार, करोड़ दर्जे बेहतर थे। तो व्हाट दे हैव डन, इफ वी स्टार्ट डूइंग इट तो दे आर जन्नती, वी बिकम जन्नती। सही है ना? अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। So this is basically the benchmark thing. The way the other prod companies are doing the work, the way the other departments are doing the work, and they are successful. Why don't we just benchmark their routines? So yeah, so that other departments and in future will follow this routine and stay successful. Simple चीज, ठीक है। सो जहां पर इसके फायदे हैं वहां पर कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं, और
क्लास जरा 5 मिनट मुझे दीजिएगा, आई एम जस्ट कमिंग बैक, ठीक है? ओके नेक्स्ट। ओके जी, सो आई एम बैक। अच्छा, अब जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब आप नहीं, गलत बोल दिया आप लोगों के साथ। ओके जी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपका कॉस्ट सेंटर्स और प्रॉफिट सेंटर्स हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू द इंटरनल फैक्टर एज़ वेल एज़ द आउटसाइड अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर कह रहा है कि जी मेरा ब्रेक इवन अचीव नहीं हो पा रहा। अब ब्रेक इवन अचीव होना ना होना उसकी अपनी कॉस्ट पे भी हो सकता है, वो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे भी हो सकता है कि बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नॉट देयर। फॉर एग्जांपल आपने जैसे आप लोगों ने दुकान खोली फॉर एग्जांपल नया नाज़ाबाद में, सही है? उसके एरिया के पास खोली। अब नया नाज़ाबाद में आपने जब दुकान खोली तो दैट वाज़ रनिंग वेरी गुड, बारिश होती है और पूरा का पूरा नया नाज़ाबाद पानी में भर जाता। या आपने कहा चलो नया नाज़ाबाद नहीं जाते, हम डिफेंस जाते हैं, 13 करोड़ की कोठी जहाँ पर है, वहाँ पर जाके हम लोग जो है घरों के पास जाके एक दुकान खोलते हैं। पता है खयाबान इत्तेहाद जब पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है। अब भाई पानी में डूबा हुआ है, दैट इज़ द रीज़न व्हाई कस्टमर नहीं आ पा रहा। मेरी प्रोडक्ट पे गलती नहीं है, ना मेरा डिलीवरी हो पा रही है, ना मेरे पास कोई कस्टमर आ पा रहा है। The point is this कि there are so many uncontrollable factors that one cannot like deny the fact कि ये चीजें at times इतनी कॉस्ट को चेंज कर देती हैं, इतनी कॉस्ट को वो ऑल्टर कर देती हैं कि मे नॉट बी आपके पास जो असेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट सेंटर या परफॉर्मेंस सेंटर के सॉरी प्रॉफिट सेंटर कि आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो अच्छी है या बुरी है। जैसे मैंने पहले बात की कि जी एक कॉस्ट सेंटर है, दूसरी कॉस्ट सेंटर है, एक प्रॉफिट सेंटर है, दूसरा प्रॉफिट सेंटर है, दो कैश काउज हैं, आपस में उनके कंपैरिजन किए जा सकते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। एक की परफॉर्मेंस अच्छी है क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर मोर फेवरेबल, ठीक है। नंबर टू, कॉन्फ्लिक्ट आता है। जैसे ओवरहेड, हम लोगों ने कल ये क्वेश्चंस के अंदर भी देखा, ओवरहेड एलोकेशन होती है किसी एक कॉस्ट सेंटर, क्योंकि कॉस्ट सेंटर है एक आपके पास है जो कॉस्ट एब्जॉर्ब करता है, एक कॉस्ट सेंटर है जो कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर को सपोर्ट करता है, कमा के नहीं देता लेकिन सपोर्ट करता है, और एक कॉस्ट सेंटर है जो अपने आप को प्रॉफिट सेंटर में कन्वर्ट करता है। मीनिंग वो कॉस्ट सेंटर जो अपने आप को प्रॉफिट सेंटर में कन्वर्ट कर देता है, सही है, उस कॉस्ट सेंटर का जो अब उसकी परेशानी से चेक करो, उसको उन कॉस्ट सेंटर्स के ओवरहेड्स भी लेने हैं जो कि असिस्ट कर रहे हैं, कमा के नहीं दे रहे लेकिन असिस्ट कर रहे हैं, सही है, और उनके तो करने ही करने हैं, ओवरहेड बेयर करने हैं जो कि असल में खुद ही कॉस्ट सेंटर है, ना वो कमा के दे सकते हैं, ना वो असिस्ट वो हेल्प हेल्प आउट कर सकते हैं प्रॉफिट सेंटर्स को, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सही है, या बाज़ औक़ात एक सेल्स डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल मैं सेल्स की बात करता हूँ, बड़ी सिंपल सी आ जाएगी। मुझे कहा जाता है, दानिश आपने जो है तकरीबन कोई 4000 जो है वो आपने आईफ़ोन 12 बेच दिए। अब मैं उस अपने सेल्स
बंदे की जो हेड है ना, मैं उसके मुंह की तरफ देख रहा हूँ। मैंने कहा 4000 मुझे आईफोन 12 बेचने हैं। आपको पता है आईफोन 12 में ऐसा कुछ नया नहीं है जो आईफोन 11 में था। अजीब लोगों को महंगा करके बेचा गया है, और आपको बेचना भी वो वाला जो 999 वाला है, सही है। तो वो 699 वाला नहीं बेचना, 999 वाला बेचना। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे बेचूं। मैं कहूंगा भाई क्यों 4000, पाकिस्तान में 4000 नहीं बेच सकते सर, ना करें। और अब कैसे एक महीने, एक महीने में 4000 कैसे बेचूंगा मैं? देखिए, क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा है, उस कॉस्ट को कवर करने के लिए हमें इतने बेचना लाजमी है, सो दैट हमारा प्रॉफिट मेंटेन हो सके। कॉस्ट ज्यादा है, क्यों कॉस्ट ज्यादा है? वो दरअसल मसला ये है कि वो जो हमारे जो दो और डिपार्टमेंट्स है ना, उनके ओवरहेड भी हमारे सर पे आके लग गए। अगर वो ओवरहेड्स ना लगते तो हम 500 या 1000 यूनिट्स बेचते, हमारा ब्रेक इवन अचीव हो जाता, हम प्रॉफिट में टॉप मार्जिन पे आ जाते। क्योंकि हमारे पास पहले हमारी अपनी पर्सनल हमारी रनिंग कॉस्ट जो है वो काफी कम है, इसलिए देयर इज नो इशू। लेकिन क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स के भी ओवरहेड हमारे सर पे पड़ रहे हैं, उनके ओवरहेड भी फिक्स कॉस्ट है जो हमने बेयर करनी है, क्योंकि वो तो बेयर कर नहीं सकते। तो दैट इज द रीजन वाई अब हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है। अब जब फिक्स कॉस्ट बढ़ी है तो टोटल कॉस्ट बढ़ गई। जब टोटल कॉस्ट बढ़ी तो अब उसी प्रेशर की वजह से हमारा टोटल रेवेन्यू भी बढ़ाना है। समझ आ रही है बात? तो हमारी जो कॉस्ट बढ़ी है वो तकरीबन कुछ मिलियंस में बढ़ गई है। और मिलियंस में बढ़ने का मतलब ये कि सिर्फ ये एक या दो यूनिट ज्यादा नहीं बेचना। अब हमारे पास तकरीबन अगर एक मोबाइल फोन, आईफोन का जो एक मोबाइल फोन है वो तकरीबन वो 3 लाख रुपए का है, तो कम से कम हम लोगों को 100 यूनिट जरूर बेचे ताकि हम 30 लाख रुपए तो कमा सकें। सही है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको 3 मिलियन कमा सके। अब 3 मिलियन कमाने के लिए आपके पास अब 3 मिलियन बनाना है, क्योंकि हमारे कुछ बिलियन से कॉस्ट बढ़ चुकी है। सही है ना? वो 100 तो ऐसे ही बढ़ा, ऐसे ही बेच रहे हैं ना, 100 तो एम ही आपके सर पे पड़ गए एक्स्ट्रा। तो अब मैं बीइंग अ मैनेजर या सेल्स पर्सन मैं कहूंगा सर जी दिस इज अनरियलिस्टिक। मैं किसी और डिपार्टमेंट की कॉस्ट क्यों बेयर करूं? लेकिन फिर आपको करना पड़ेगा और कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। सही है। और यही वो चीज है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स में आते हैं। जो एलोकेटेड ओवरहेड की कहानी जो है ना, ये बेसिकली परेशानी करती है। चलो इसको हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं। आपके एक कजन है, ठीक है, या एक कोई रिलेटिव है, वो लोग जॉब नहीं करते। सही है, उनका कोई हाथ कमाने वाला नहीं है, ठीक है। और घर में, और आपसे कहा जाता है जी, एक ऐसे ही आपसे कहा जाता है कि यार जरा इस महीने का जरा प्लीज आप राशन या महीने का जो उनका खर्चा है वो आप बेयर करो। तो माइट बी पॉसिबल आप वो खर्चा मेंटेन करने के लिए तैयार हो जाए। हाँ ठीक है, चलो मैं 15-20 हजार रुपए उनको दे देता हूँ, तो उसका काम चलना शुरू हो जाएगा। एंड दे बेसिकली स्टार्ट हो। तो वो कॉस्ट सेंटर है असल में, और आप प्रॉफिट सेंटर, ठीक है, आप सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वहां से कॉल आती है कि जी बच्चे की फीस जमा करवानी थी, तो अगर आप करवा दें, ठीक है करवा देते, कौन सी बात। आपने बच्चे की फीस भी जमा करवा दी, कि पढ़ाने भी अच्छा है। फिर उन्होंने कहा कि जी वो उनके दरअसल खानदान में किसी की शादी वादी आ रही है, तो उनको शादी के लिए कपड़े वगैरह बनाने, तो आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। आपने कहा कब तमीजी चल रही है सर, मैं तो बेयर नेसेसिटीज पूरी करूंगा, मैं ओवरहेड्स हिसाब के पूरे तो नहीं करूंगा। तो आपने बड़ा रिलक्टेंटली आपने उनकी वो फुलफिलमेंट भी कर दी। अगले महीने आते हैं, आप दोबारा दोबारा आपसे पूछा जाता है कि जी उनके महीने का रेंट वगैरह देना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप कहते हैं चलो ठीक है, अच्छी बात है, चलो किसी की हेल्प ही हो रही है। कहते हैं सर वो मसला ये है कि वो इस बार जो है ना वो दरअसल मरी का चक्कर लगाना चाह रहे, तो उसके लिए काइंडली आप थोड़े से पैसे दें। मरी का चक्कर लगा रहे हो भाई, अपने पैसों से लगाओ, मेरे पैसों से क्यों लगा रहे हो? नहीं सर जी वो दरअसल कमा नहीं सकते ना, लेकिन बड़ा दिल चाह रहा है उन लोगों का मरी जाने का, तो थोड़ा सा देख लें इस चीज को। और आप फिर आप अब आप टोटली रिलक्टेंट हो चुके हैं, ये बिला वजह के फजूल हरकतें क्या है, ये सारी की सारी आपकी ओवरहेड है। व्हाई यू हैव क्वेश्चन राइट नाउ? व्हाई यू आर क्वेश्चनिंग देयर एक्सपेंस? बिकॉज दे बेसिकली आर अ बर्डन ऑन यू राइट नाउ। सही है। वो पैसा आप खुद बचा के अपनी किसी एक्सपेंसिव चीज के लिए कर सकते थे। ओरिजिनली वो पैसा आप किसी और को दे रहे हैं, दैट इज बेसिकली गेटिंग एब्जॉर्ब्ड। रिमेंबर दैट द वर्ड एब्जॉर्ब्ड जो मैंने लिखा था। यही वो चीजें होती है जिसपे कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। हिंस इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहां पर फिर थोड़ी देर बाद आप कहते हैं सॉरी जी मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। और फिर पता है क्या होगा? जब आप कहोगे कि मैं हेल्प नहीं कर सकता, फिर वो जो कॉस्ट सेंटर होगा ना, वो जो रिलेटिव होगा, वो आपके खानदान के अंदर बेइज्जती करना शुरू करेगा। फिर आपको और चिड़चिड़े, फिर आप जाएंगे कहेंगे बात सुनो तुमने मेरी बेइज्जती की है। मैं तो फिर आप एहसान जताएंगे, जब आप एहसान जताएंगे कॉन्फ्लिक्ट मेजर हो जाएगा और चीजें कोलैप्स होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। So this is basically what literally happened in actual life and in the organizations as well. तो डिपार्टमेंट्स में इतनी बड़ी बड़ी राइवलरी भी डेवलप हो जाती है। ठीक है। सो फिर वही बात आ जाती है सारी की सारी कि हम ये देखना है कि एक अच्छा मैनेजर जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स को किस तरह से हैंडल करता है, सो दैट
उसका कोई मसला वसला ना हो। फाइन। सो दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ टॉपिक। आप लोगों ने जो असाइनमेंट है, जो कि आप लोगों ने मुझे जमा करवाना है ऑन मंडे, 19। सही है। क्या है असाइनमेंट आप लोगों का? सही है। ये आप लोगों ने काम कंप्लीट करना है, और ये कंप्लीट काम करके फिर आप लोगों ने सबमिट करवाना है, सो दैट आप लोगों के मैं पेपर चेक कर सकूं, आपको वापस कर सकूं, 2 12 मार्क के क्वेश्चंस हो जाएंगे। और इससे फायदा ये होगा कि ये आप लोग जो अभी अक्टूबर का टेस्ट देने वाले हैं, सही है, ये उसमें आप लोग मैसेज करेगा। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अब हमारा इंशाल्लाह मंडे को वी विल बी स्टार्टिंग द रेशियो एनालिसिस, और इस रेशियो एनालिसिस के लिए आपका एएस का रेशियो एनालिसिस कंप्लीटली आपको सही तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज वगैरह करके आ जाइएगा, सो दैट वो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। सो जाए, एंजॉय करें, हैव फन, और कंप्लीट दिस असाइनमेंट। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।